नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पार्ट में। देखिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के सेकेंड लेक्चर में आज आप और हम लोग इन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इन हाउस होल्ड पर चर्चा की थी। इन हाउस होल्ड में मैंने आपको बताया था दही, कर्ड के बारे में बताया था, चीज़ के बारे में बताया था, टोडी के बारे में बताया था। इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। तो आज इन इंडस्ट्रीज पर चर्चा होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन इंडस्ट्रीज तो ये भी के अंतर्गत थी, उद्योगों के अंतर्गत बनाई जाती थी। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दही का भी एक उद्योग होता है, टोडी बनाने के लिए भी उद्योग होता है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे उद्योग होते हैं। आज आप और हम लोग चर्चा जो करेंगे, बहुत बड़े बड़े उद्योग, वेसल्स, जहां मतलब ऐसे उद्योग होते हैं जहां मुख्य रूप से वेसल्स, फर्मेंटर्स का उपयोग किया जाता है। क्या फर्मेंटर्स का उपयोग किया जाता है? उन उद्योगों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। एंटीबायोटिक्स आज फार्मास्यूटिकल्स में बनाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के केमिकल्स जैसे लैक्टिक एसिड्स बनाए जा रहे हैं, एंजाइम्स बनाए जा रहे हैं, स्टीरॉइड्स बनाए जा रहे हैं, हार्मोन्स बनाए जा रहे हैं, बायो एक्टिव एजेंट्स बनाए जा रहे हैं, एंड बीवर्स बनाए जा रहे हैं, यानी दारू भी बनाई जा रही हैं। तो ऐसे उद्योगों पर आज आप और हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन इंडस्ट्री। मतलब उद्योग, सभी को पता है कि इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। उद्योग में क्या क्या चर्चा की जाएगी? देखिए, एंटीबायोटिक्स पर चर्चा की जाएगी, जिनको प्रतिजैविक कहा जाता है। सभी को पता होगा, आपको ध्यान होगा, यदि मोनिरा किंगडम के अंतर्गत मैंने आपको ये पढ़ा के आया हूं। दूसरा मुख्य रूप से आपके कुछ केमिकल पर चर्चा, जैसे केमिकल में लैक्टिक एसिड, मतलब एसिड बनाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड छोड़ी, बाद में बताएंगे। एसिड बनाए जाते हैं। फिर बताया जाएगा एंजाइम। क्या? एंजाइम। फिर आप और हम लोग चर्चा करेंगे दारू पर। फिर इसके बाद स्टीरॉइड्स भी आते हैं। स्टीरॉइड्स के बाद हार्मोन्स, इन पर चर्चा करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बातें लिखी हुई हैं, एंटीबायोटिक्स फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। आज आप और हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी देश इमेजिन नहीं कर सकता, आज आप और हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि वास्तविक तौर पर, मुख्य रूप से क्या वास्तविक तौर पर ये नहीं सोचा जा सकता है कि कोई भी देश या विश्व बिना एंटीबायोटिक्स के जीवित रह सकता है। क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में आप और हम लोग रहते, विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां करते हैं। बच्चा जैसे ही एक पैदा होता है, उस समय मुख्य रूप से डॉक्टर के द्वारा एक फाइल में विभिन्न प्रकार के मुख्य रूप से वैक्सीन लिख दिए जाते हैं कि इन वैक्सीन को लगवाया जाए। विभिन्न प्रकार के वैक्सीन लिख दिए जाते हैं, इन वैक्सीन को लगवाया जाए। यानी ये जो टीका बनाए जाते हैं, ये टीका बनाए जाते हैं, तो ये माइक्रोब्स को असर खत्म करने के लिए मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। बच्चों किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, उनके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एंटीबायोटिक्स के बारे में बिल्कुल क्लियर बताया गया है। क्या क्लियर बताया गया है कि इनके बारे में कहा गया है कि डिस्कवरी बाई चांस। डिस्कवरी बाई चांस, डिस्कवरी बाई चांस से तात्पर्य है कि वास्तव में मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे। यह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। किस पर कार्य कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। कार्य के दौरान मुख्य रूप से इन्होंने अनवास्ड अनवास्ड प्लेट पर मुख्य रूप से कुछ फाइबर्स, तंतु लाइक स्ट्रक्चर देखी। उस तंतु लाइक स्ट्रक्चर के चारों ओर मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने देखा कि ये जो फंगस, जिसको फंगस कहा गया था, पेनिसिलियम नोटेटम नाम दिया गया था,
तो ये जो फंगस जिस प्लेट पर होगा उसके चारों ओर जो बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर रहे, ग्रो नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसके द्वारा एक केमिकल बनाया गया, इसके द्वारा एक केमिकल को स्रावित किया गया। उस केमिकल को सबसे पहले पेनिसिलिन नाम दिया गया। क्या? सबसे पहले पेनिसिलिन नाम मुख्य रूप से दिया गया। इस प्रकार से 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहली एंटीबायोटिक्स की खोज हुई, जिस एंटीबायोटिक्स को नाम दिया गया पेनिसिलिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था? पेनिसिलिन नाम दिया गया था। तो ये स्टार्टिंग है। तो आज आप और हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, इनको हटा दें, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। देखिए, एंटी एक ग्रीक वर्ड है। एंटी कौन सा वर्ड है? एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध या प्रति, विरोध या प्रति शब्द होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और बायोटिक्स का मतलब तो आप जानती है लाइफ, यानी कि ये जो केमिकल्स हैं, ये जो दवाइयां हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में बनाई जा रही हैं एंटीबायोटिक्स, तो इनका उपयोग ह्यूमन की लाइफ के अगेंस्ट किया जाता है? बिल्कुल नहीं। नाम भले ही इनका प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स है, लेकिन इनका उपयोग ह्यूमन की लाइफ के अगेंस्ट नहीं किया जाता। इनका जो उपयोग किया जाता है वह माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट किया जाता है। यह माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखें। किसके अगेंस्ट किया जाता है इनका उपयोग? माइक्रोब्स की लाइफ के। किसके अगेंस्ट किया जाता है? माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट इनका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली बात। तो ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाने का कार्य करते हैं? ऐसे कौन से माइक्रोब्स हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं? जैसे आपके बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसिटिस हैं, माइसिटिस हैं, फंगस हैं, जिनके द्वारा मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स आज डेवलप की जा रही हैं। लगभग मुख्य रूप से आज अभी तक 7,000 एंटीबायोटिक्स बनाए जा चुके हैं और लगातार मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स को बनाया जा रहा है। लगभग कितने? 7,000 मुख्य रूप से बनाए जा चुके हैं और लगातार बनाए जा रहे हैं। ये विशेष आप लोग ध्यान में रख लें, ठीक है? पहली बात। अब इनकी खोज कैसे हुई थी वह मैं आपके सामने व्यक्त करने जा रहा हूं। डिस्कवरी बाई चांस। डिस्कवरी बाई चांस। डिस्कवरी बाई चांस का मतलब अचानक अपने आप खोज हुई। अचानक अपने आप खोज होना क्या कहलाता है? अचानक अपने आप खोज होना क्या कहलाता है? सेरेंडिपिटी। क्या कहलाता है? सेरेंडिपिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सेरेंडिपिटी घटना कहलाती है। जो अचानक खोजें होती हैं उन घटनाओं को मुख्य रूप से सेरेंडिपिटी के नाम से जाना जाता है। 1928 में, किस सन में? जिससे ध्यान रखें, 1928 में मुख्य रूप से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे। यह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर खोज कर रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। खोज नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। कल्चर प्लेट पर इनको मुख्य रूप से ग्रो कराया जा रहा था। कल्चर प्लेट पर इन बैक्टीरिया को ग्रो कराया जा रहा था। तो अनवास्ड प्लेट पर, अनवास्ड जैसे एक ये प्लेट है कल्चर प्लेट जो धोई नहीं गई है, अनवास्ड थी, तो इस प्लेट के सेंटर में मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार के तंतु देखे।
इन तंतुओं के चारों ओर, इन तंतुओं के चारों ओर मुख्य रूप से किसी भी प्रकार के, इन तंतुओं के चारों किसी भी प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर पा रहे, ग्रो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? उसका कारण था इनके द्वारा एक केमिकल बनाया गया, जिस केमिकल को वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन नाम दिया। क्या नाम दिया? पेनिसिलिन नाम दिया गया, यानी प्रथम पेनिसिलिन था ये, फर्स्ट पेनिसिलिन। कैसा था? फर्स्ट पेनिसिलिन था, जिसे जिसे मुख्य रूप से पेनिसिलियम नोटेटम किससे बन, ये फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। ये फंगस है, ये क्या है? फंगस है। पेनिसिलियम नोटेटम ब्लू कलर का बनाया गया है। इस फंगस ने एक केमिकल बनाया, उस समय नाम नहीं था, केमिकल बनाया, ये बाद में नाम दिया गया, पेनिसिलिन नाम दिया गया, पेनिसिलिन बाद में नाम दिया गया था। तो इस केमिकल की वजह से मुख्य रूप से इसके चारों ओर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे, वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? तो ये मुख्य रूप से आपके इस प्रकार से खोज हुई थी। फिर इन्होंने इस पेनिसिलिन का कॉमर्शियल रूप से नहीं बना पाए। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, इन्होंने इसका उपयोग कॉमर्शियल रूप में नहीं किया था। ये विशेष ध्यान है कि कॉमर्शियल मतलब व्यापक रूप से इसका उपयोग नहीं किया गया, व्यापक रूप से इसका उपयोग, क्योंकि इनके द्वारा बनाया नहीं गया। ये तो अपने आप अचानक खोज हो गई थी, सेरेंडिपिटी घटना की ये खोज थी। क्या? सेरेंडिपिटी घटना की एक खोज थी, इस वजह से मुख्य रूप से व्यापक नहीं बनाया गया। तो सबसे पहली जो व्यापक जो पेनिसिलिन बनाई गई थी, वह मुख्य रूप से सबसे पहली व्यापक पेनिसिलिन जो बनाई गई थी, वह पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से मुख्य रूप से बनाई गई थी। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा बनाई गई थी? चैन ऑफ फ्लोरी एक साइंटिस्ट थे, चैन ऑफ फ्लोरी दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा मुख्य रूप से उसको डेवलप किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं वह चीज भी लिखने जा रहा हूं। कॉमर्शियल फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, कॉमर्शियल फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा था? पेनिसिलिन, जिसको अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार में सैनिकों के लिए उपयोग किया गया था, सैनिकों के लिए उपयोग किया गया था। विशेष ध्यान रखें कि जो कॉमर्शियल रूप से जो बनाया गया, कॉमर्शियल रूप से मुख्य रूप से जो बनाया गया था, उसको मुख्य रूप से प्रथम पेनिसिलिन था। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अपने सैनिकों की चोट लगती थी, उन चोट को सही करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये किसके द्वारा बनाया गया था? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम किसके द्वारा बनाया गया था? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम के द्वारा मुख्य रूप से इसको बनाया गया था। विशेष ध्यान रखें, ये वाला प्रथम पेनिसिलिन, कॉमर्शियल मैं बात कर रहा हूं, कॉमर्शियल रूप से। और किसके द्वारा बनाया गया था ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक चेन एंड फ्लोरी साइंटिस्ट थे, चेन एंड फ्लोरी मेडिकल साइंस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने मुख्य रूप से इसको डेवलप किया था। इसको मुख्य रूप से डेवलप करने वाले चेन एंड फ्लोरी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मुख्य रूप से इसको डेवलप किया था या खोजा था या बनाया गया था। तो देखिए, स्वाभाविक है कि 1928 में ये बना। कब बना? 1928 में ये बना। और कॉमर्शियल रूप से इसको जो डेवलप किया गया था वह 1940 में। कब डेवलप किया गया था? 1940 में डेवलप किया गया था। एंटीबायोटिक्स जो नाम दिया गया था, ये वाला जो नाम दिया गया था, ये नाम 1942 में दिया गया था। विशेष ध्यान रखें, एंटीबायोटिक्स जो नाम दिया गया था 1942 में दिया गया था, और सेलमैन और बॉक्समैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। सेलमैन लिख लीजिए, सेलमैन और लिख दूं मैं?
सेलमैन दिखाई दे रहा है? इट इज विजुअल? यस, इट इज विजुअल। सेलमैन व वॉक्समैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स नाम कब दिया गया था? 1942 में दिया गया था। तो चैन एंड फ्लोरी नामक वैज्ञानिक एवं साथ ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक को, इन तीनों वैज्ञानिक को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था। किन किन को दिया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चैन एंड फ्लोरी को इस महानतम कार्य करने के लिए, इस अच्छे कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज 1945 में मुख्य रूप से दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये हुई। अब चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फोटो ले लीजिए बच्चे आप लोग। फिर बताया जाता है कि ऐसे कौन कौन से, क्या आप बता सकते हैं कि कुछ सोर्स और एंटीबायोटिक्स जो मुख्य रूप से आपको महत्वपूर्ण उपयोगी कार्य में किए जाते हैं या मुख्य रूप से बनाए गए हैं? तो वह मुख्य रूप से इसके बाद चर्चा करते। पहले फोटो ले लीजिए। आज मतलब कर दूं? देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, अभी तक क्या बताया गया। एंटीबायोटिक्स ग्रीक वर्ड है, एंटी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। ये जो है यह माइक्रोब्स के अगेंस्ट कार्य करते हैं, माइक्रोब्स के अगेंस्ट कार्य करते हैं, किसी भी लिविंग बींग्स के अगेंस्ट कार्य नहीं। लिविंग बींग्स मतलब मानव के अगेंस्ट कार्य नहीं करते। सबसे पहली बात, इनकी जो खोज हुई थी वह डिस्कवरी बाई चांस थी, मतलब अचानक खोज हो गई थी। अचानक खोज होने वाली घटना को सेरेंडिपिटी कहा जाता है। कौन सी, क्या नाम दिया था? सेरेंडिपिटी कहा जाता है। कैसे खोज हुई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे 1928 में मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पर क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। तो कार्य के दौरान मुख्य रूप से इन्होंने क्या देखा? एक अनवास्ड प्लेट, विशेष ध्यान रखना, अनवास्ड प्लेट आपकी एनसीईआरटी बुक में इंडिकेट है। अनवास्ड प्लेट पर मुख्य रूप से सेंटर में कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर देखी, यानी कि फंगस को ग्रो होते देखा। इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। इसके द्वारा एक केमिकल प्रोड्यूस किया जा रहा था, जिसके कारण इस प्लेट के चारों ओर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रही थी। जब वैज्ञानिक ने देखा ऐसा क्या है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को इन्होंने कहा ये पेनिसिलिन है। यानी प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक्स कौन सी है? पेनिसिलिन है। प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक्स कौन सी है? पेनिसिलिन है। ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए पहली बात। लेकिन वैज्ञानिक ने इसका उपयोग कॉमर्शियली नहीं कर पाए, यानी व्यापक रूप से नहीं कर पाए। ये 1928 की घटना थी। फिर 1940 में प्रथम पेनिसिलिन डेवलप की गई, प्रथम पेनिसिलिन डेवलप की गई। और यह डेवलप जो की गई थी वह पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से डेवलप की गई थी। इस पेनिसिलिन को, जो प्रथम पेनिसिलिन बनाई गई थी, इसको सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने अपने सैनिकों के बाउंड हीलिंग के लिए मुख्य रूप से लगाया। यानी उनके चोट लगती थी तो चोट के दौरान गड्ढे वगैरह बन जाते, तो उस दौरान मुख्य रूप से घायल होते थे सैनिक, तो उस दौरान मुख्य रूप से इस प्रथम पेनिसिलिन का उपयोग किया गया था। और यह प्रथम पेनिसिलिन, व्यापक कॉमर्शियल पेनिसिलिन जो बनाई थी वह चैन एंड फ्लोरे नामक मेडिकल साइंस के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाई थी। इनको इस कार्य के लिए 1945 में चैन, फ्लोरी एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इस कार्य के लिए मुख्य रूप से क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ये अभी तक मैंने बताया। एक चीज और बताई, 1942 में एंटीबायोटिक्स नाम दिया गया था, और उस एंटीबायोटिक्स किसने दिया था? सेलमैन एंड वॉक्समैन ने मुख्य रूप से ये नाम प्रतिपादित किया था। ये अभी तक मैंने आपको बताया। तो इसको कर लीजिए, जरा मिटाल रहा हूं मैं, ले लीजिए इस फोटो। चलिए अब मुख्य रूप से बताया जाता है सीधे सीधे कि कुछ एंटीबायोटिक्स जो आप जानते हैं, जो लगता है कि आपको महत्वपूर्ण है या आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में मुख्य रूप से पूछे गए हैं, वो मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे बैक्टीरिया के द्वारा, क्या बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाने वाले मुख्य रूप से कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। तो यहां लिख दूं एंटीबायोटिक्स नाम, और यहां मैं लिख दूं
सोर्स क्या, एंटीबायोटिक्स, और सोर्स लिख दिया गया, यानी कि एंटीबायोटिक्स किसके द्वारा बनाए जाते, तो वो स्रोत भी लिखने पड़ेंगे। तो जैसे बताया जाता है बेसिट्रेशिन, बेसिट्रेशिन ये जो बनाया गया यह बेसिलस सबटिलिस द्वारा बनाया गया। किस द्वारा बनाया गया, बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया के द्वारा मुख्य रूप से इसको बनाया गया था। ये विशेष ध्यान में रख लें, ठीक है। पहला ये जो हुआ। दूसरा मुख्य रूप से जो है कोलिमाइसिन, बेसिलस, ये सोर्स लिख रहा हूं मैं यहां, बेसिलस कोलिसिस्टनस, बेसिलस कोलिसिस्टनस, ये दूसरा मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स, मतलब दूसरे से मतलब जो आपके महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि खोजा गया आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो ये भी कुछ आप जान लीजिए। फिर आपसे मैं बता दूं पॉलीमिक्सन बी, पॉलीमिक्सन बी, यह बेसिलस पॉलीमिक्सा, बेसिलस पॉलीमिक्सा नामक बैक्टीरिया से बनाया गया। पहली चीज। एक और मैं बता देता हूं, चलिए। टायरो थ्राइसिन, टायरोथ्राइसिन, यह वह एंटीबायोटिक्स है, यह वह एंटीबायोटिक्स है जिसका उपयोग मानव के लिए प्रथम बार किया गया था, मानव के लिए मुख्य रूप से प्रथम बार किया गया था। यह वह एंटीबायोटिक्स है टायरोथ्राइसिन। इस टायरोथ्राइसिन को मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया गया था, बेसिलस ब्रेविस, बेसिलस ब्रेविस के द्वारा मुख्य रूप से डेवलप किया गया था। विशेष ध्यान रख लें, ये जो बनाया गया था यह रॉक फेलर, रॉक फेलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक वैज्ञानिक थे, के मतलब वैज्ञानिक थे, मतलब नाम था उनका रेनी डुबोस, रेनी डुबोस ने मृदा जीवाणु बेसिलस ब्रेविस से टायरोथ्राइसिन को तैयार किया था। क्या, टायरोथ्राइसिन को तैयार किया था। तो ये आप महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बताए, ये आप जरा इसकी फोटो ले लीजिए यार, राइट डाउन कर लीजिए जल्दी, हरी अप कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, कर लिया। देखिए, बेसिट्रेशिन को बेसिलस सबटिलिन से बनाया गया, पॉलीमाइसिन को बेसिलस कोलिसिस्टनस से बनाया गया, पॉलीमिक्सा बी को बेसिलस पॉलीमिक्सा से बनाया गया, टायरोथ्राइसिन को बेसिलस ब्रेविस से बनाया गया। यह व्यापक रूप से मतलब यह प्रथम मानव को लगाई जाने वाली मुख्य रूप से क्या है, एंटीबायोटिक्स है, जिसको रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के रेनी डुबोस वैज्ञानिक थे। इन्होंने मुख्य रूप से मृदा जीवाणु से, मृदा ये जो जीवाणु था कौन सा, बेसिलस ब्रेविस मृदा जीवाणु था, उससे मुख्य रूप से प्राप्त किए थे। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। फिर इसके बाद मुख्य रूप से मैं डाल दूं, ले लिया। चलिए, अब एक्टिनोमाइसिटिस, यह भी बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिनोमाइसिटिस भी बैक्टीरिया हैं, लेकिन ये तंतुवत बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया होते हैं, तंतुवत बैक्टीरिया होते हैं। तो देखते हैं, माइसिटिस से प्राप्त होने वाले एंटीबायोटिक्स। तो ये तो क्या है,
एंटीबायोटिक्स नेम, और ये क्या है आपके सोर्स। दो तीन मैं बता देता हूं, क्या दो तीन बता देता हूं, इससे काम चल जाएगा। देखिए एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन वह एंटीबायोटिक्स है जिसको एक्टिनोमाइसिटिस से डेवलप किया गया था। जिसको किससे डेवलप किया गया था? एक्टिनोमाइसिटिस से डेवलप किया था। और कौन सा एक्टिनोमाइसिटिस था? पेनी मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, एरिथ्रियस से मुख्य रूप से डेवलप किया गया था। यहां एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये दूसरा मुख्य रूप से बता रहा हूं नियोमाइसिन, यह भी तंतुवत बैक्टीरिया, यह भी तंतुवत बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से डेवलप किया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी किससे बनाया गया था? स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से मुख्य रूप से बनाया गया था। फिर आपके और कौन सा? टेरामाइसिन, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन मुख्य रूप से जो है वह स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से बनाया जाने वाला एंटीबायोटिक्स है। तो ये तो आप मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण एक्टिनोमाइसिटिस के द्वारा बनाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। क्लियर? फिर इसके बाद मैं यही लिख दूं, क्या बार बार वो करूंगा, आपको एक बार फोटो लेने के लिए बोले देता हूं। अब फंगस के द्वारा, किसके द्वारा? फंगस के द्वारा बनाए जाने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, फंगस एंटीबायोटिक्स। तो देख लीजिए फंगस एंटी, जो महत्वपूर्ण है मैं सिर्फ वही बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ मैं वही बताऊंगा। देखिए, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तो आप मोनेरा किंगडम में आपको मुख्य रूप से बताया गया और फंजाई वाले में बताया गया, तो वहां से आप तैयारी इनको कर सकते। देखिए तो पेनिसिलिन, ये जो भी मैंने अमेरिका में उपयोग होने वाले सोल्जर के लिए बताया गया था, फर्स्ट कॉमर्शियल, इससे ध्यान रख लें, या चाहे तो यहां लिख लें, लिख दूं, यहां लिखता हूं, फर्स्ट कॉमर्शियल, प्रथम व्यापक रूप से उपयोग होने वाले, अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको लगाया गया था। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से बनाया जाता है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम फंगस से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? पेनिसिलियम क्राइसोजीनम फंगस से मुख्य रूप से इसको डेवलप किया गया था। विशेष ये ध्यान रखें। फिर कर लीजिए थर्मोफिलिन, अगला थर्मोफिलिन, यह मुख्य रूप से लेंजाइटिस, लेंजाइटिस थर्मोफिला, थर्मोफिला फंगस से मुख्य रूप से इसको डेवलप किया गया था। फिर अगला कर लीजिए ग्राइसियो फ्लेविन, ग्राइसियो फ्लेविन को मुख्य रूप से जो डेवलप किया गया था वह पेनिसिलियम ग्राइसियो फ्लवम, पूरा नाम लिख दूं, पेनिसिलियम ग्राइसियो फ्लवम से तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये देखिए एक्टिनोमाइसिटिस के नाम, एंटीबायोटिक्स के नाम, एरिथ्रोमाइसिस से को बनाया गया स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से, नियोमाइसिन को बनाया गया फ्रेडी से,
और टेरामाइसिन को बनाया गया रिमोसस से। ये तो हुए एक्टिनोमाइसिटिस के। फंगस के मैंने 3 बताए। पेनिसिलिन ये फर्स्ट कॉमर्शियल एंटीबायोटिक्स है जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मुख्य रूप से अमेरिका ने अपने सैनिकों को लगवाया था। पेनिसिलिन यानी पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से बनाया गया था। थर्मोफिलिन जो है लेंजाइटिस थर्मोफिला नामक फंगस से बनाया गया। ग्राइसियोफ्लिवन जो है पेनिसिलियम ग्राइसोफ्लवम नामक फंगस से मुख्य रूप से डेवलप किया गया था। तो इतना मुख्य रूप से आपके कुछ महत्वपूर्ण जो एंटीबायोटिक्स थे उन पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। आप ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले लिया? ले लिया? चलिए इसको मिटा लो। अब थोड़ा सा आप चर्चा कर लेते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं उन एंटीबायोटिक्स, एक अच्छे एंटीबायोटिक्स के क्या गुण होना चाहिए। एक अच्छे एंटीबायोटिक्स के क्या गुण होना चाहिए? तो एक अच्छे एंटीबायोटिक्स के गुण होना चाहिए, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मतलब है, सीधे सीधे बताया जाता है कि किसी भी पैथोजन के किसी भी स्ट्रेन के लिए, किसी भी पैथोजन के किसी भी स्ट्रेन के लिए मुख्य रूप से असरदायक हो। पहली बात तो ये होना चाहिए। दूसरा, इसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो लिख दूं, चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एंटीबायोटिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एंटीबायोटिक्स देख लीजिए। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए? फर्स्ट, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, पहला पॉइंट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मतलब है किसी भी पैथोजन की सभी स्ट्रेन को नष्ट करने की क्षमता होना चाहिए। तो लिख दूं, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात अर्थात किसी भी पैथोजन के सभी, अरे यार सभी भी नहीं लिख पा रहा हूं, सभी स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब बच्चों क्या होता है? प्रभेद। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? प्रभेद। सभी स्ट्रेन को नष्ट करने की क्षमता होना चाहिए, इस प्रकार सा। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका कोई भी मुख्य रूप से क्या होना नहीं चाहिए? साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा मुख्य रूप से क्या पॉइंट लिख दिया जाए? स्पेसिफिक पैथोजन होना चाहिए। भैया देख लीजिए, एक अच्छे एंटीबायोटिक्स के जो गुण मेरे द्वारा जो आपको बताए जा रहे हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, अर्थात किसी भी मुख्य रूप से माइक्रोब्स के किसी सभी स्ट्रेन के, किसी भी माइक्रोस्कोप के सभी स्ट्रेन को नष्ट करने की क्षमता होना चाहिए। नो साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पहली बात। और स्पेसिफिक पैथोजन होना चाहिए। स्पेसिफिक पैथोजन से क्या तात्पर्य है कि सपोज दैट कोई एंटीबायोटिक्स एक अपने को दिया गया और उस एंटीबायोटिक्स ने मुख्य रूप से उस माइक्रोब्स को तो खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन अपने शरीर में उस माइक्रोब्स के अलावा भी कुछ उपयोगी माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ऐसा ना हो कि उनको भी मुख्य रूप से नष्ट कर दिया जाए। क्या? उनको भी उस एंटीबायोटिक्स के द्वारा नष्ट कर दिया जाए। इस वजह से कहा जाता है कि सीधे सीधे मुख्य रूप से इनको कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक पैथोजन होना चाहिए। क्लियर? तो ये देख लीजिए, इसका कर लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए मिटालता हूं, यही अभी एक और आ जाएगा तब आप लेना। चलिए स्क्रीनशॉट। तो देखिए, अब ये तो क्या हो गए? एंटीबायोटिक्स हो गए। क्या हो गए? एंटीबायोटिक्स हुए। अब मैं आपसे थोड़ा सा यहां चर्चा कर लूं एसिड के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा हो रही है? एसिड।
एसिड मुख्य रूप से कौन कौन से हैं जो मुख्य रूप से व्यापक स्तर पर इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं, एसिड बहुत सारे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी किन को मान रही है, आपकी एनसीईआरटी में कौन कौन से मुख्य रूप से लिखे हुए जो कि मुख्य रूप से बनाए जा रहे हैं और किन सोर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की चर्चा यहां की जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला मुख्य रूप से मैं लिखने जा रहा हूं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के फर्मेंटेशन के फलस्वरूप, सिट्रिक एसिड के फर्मेंटेशन के फलस्वरूप मुख्य रूप से जो ये बना, विशेष ध्यान दे दें, मैं एक चीज और यहां बताना चाहूंगा आपको, मैं जो बता नहीं पाया पूर्व में, कि ये जो माइक्रोब्स कार्य करते हैं, ये माइक्रोब्स मुख्य रूप से एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान C2H5OH प्लस CO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये CO2 बनाते हैं। तो विशेष ध्यान, इस क्रिया को फर्मेंटेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मेंटेड कहा जाता है, यानी कि किण्वन क्रिया कहा जाता है। उस दौरान मुख्य रूप से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किण्वन क्रिया के माध्यम से वहां आपके एसिड भी बनते हैं। क्या? सिट्रिक एसिड जैसे है, तो ये फंगस के द्वारा बनाया जाता है, एसिटिक एसिड है, ये बैक्टीरिया के द्वारा, ब्यूट्रिक एसिड है, बैक्टीरिया के द्वारा मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। तो ये जो है वह आपकी एनसीईआरटी बुक में मुख्य रूप से दिया हुआ है, तो ये आपको वहां तैयार 100% करना है, ये मान के चले। तो सिट्रिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड जो बनाया जाता है एस्परजिलस नाइगर के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? एस्परजिलस नाइगर के द्वारा बनाया जाता है। यह एक फंगस है। यह क्या है? एक ब्रैकेट में यहां लिख दीजिए कि ये फंगस है, फंजा, ये कवक है। विशेष ध्यान रखना है कि सिट्रिक एसिड जो बनाया जाता है वह किसके द्वारा बनाया जा रहा है? एक फंगस के द्वारा बनाया जा रहा है, जिस फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर, जिसके द्वारा इसको तैयार किया गया। ठीक है, फिर देखिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिड का मतलब तो आप बच्चों जानते हैं कि क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसको जो बनाया जा रहा है एसिटोबैक्टर एसिटाई, मैं इसको एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा मुख्य रूप से डेवलप किया गया। तीसरा मैं मुख्य रूप से बता दूं ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक एसिड। कौन सा? ब्यूटेरिक एसिड। जो ब्यूटेरिक एसिड मुख्य रूप से बनाया जाता है वह है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। फिर आपका और कौन सा दिया एनसीईआरटी बुक में? हाँ, एक और दिया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड जो बनाया जा रहा है, आपको मैं पूर्व में यदि कण ध्यान होगा, कण ध्यान होगा तो वहां मैं बता के आया लैक्टोबैसिलस द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस के द्वारा मुख्य रूप से बनाया जाता। तो यानी ये जो तीन हैं, ये तीन जो एसिड हैं, यह बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट हैं। ये कौन से हैं? बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट है। विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लियर। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर के द्वारा बनाया जाता है, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा बनाया जाता है, ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम के द्वारा बनाया जाता है, और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनाया जाता है। तो आपको इन एसिड के नाम 100% रटना है, रटना है, ये मान के चलिए। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो इसको अब मैं मिटा रहा हूं। देखिए, अब इसके बाद मुख्य रूप से बताए जाते हैं एंजाइम्स। क्या बताए जाते हैं? एंजाइम्स बताए जाते हैं। देख लीजिए, तो आपकी बुक में लाइपेज, पैक्टिनेज और प्रोटियोस तीन एंजाइम दिए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वही लिखूंगा, एंजाइम जो इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं।
क्या जो एंजाइम इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं वही एंजाइम मैं मुख्य रूप से लिखूंगा। तो सबसे पहले लाइपेज, लाइपेज जो एंजाइम मुख्य रूप से बनाया जा रहा है, यह एंजाइम मुख्य रूप से आज डिटर्जेंट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? डिटर्जेंट डिटर्जेंट में पाया। आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, यदि गलत भी है तो मुख्य रूप से क्या कहा जाएगा कि जब ये सही आएगा तो वो माना जाएगा। लेकिन आज आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि लाइपेज जो एंजाइम है वह डिटर्जेंट में मुख्य रूप से पाया जाता है, और कपड़ों में जो मुख्य रूप से तेल वगैरह के चिकनाई के मुख्य रूप से स्पॉट पड़ जाते हैं तो उनको हटाने का मुख्य रूप से कार्य करता है। उनको हटाने का कार्य मुख्य रूप से जो किया जाता है वह इसी के द्वारा किया जाता है। ये विशेष आप ध्यान में रख लीजिए। क्लियर? पहला आप ये नोट कर लीजिए। क्लियर? दूसरा मैंने मुख्य रूप से कौन सा बताया था? प्रोटीएज, प्रोटीएज और पैक्टिनेज। कौन सा? प्रोटीएज और पैक्टिनेज मुख्य रूप से मेरे द्वारा बताया जा रहा है। तो ये जो एंजाइम है प्रोटीएज और पैक्टिनेज जो एंजाइम है, पैक्टिनेज एंजाइम विशेष तौर पर मुख्य रूप से देखिए आप देते होंगे फलों के जूस वाली बोतल आपने देखी होगी। मतलब जिस बोतल में फल भरे रहते हैं, मतलब रस भरा रहता है फलों के जूस की सफाई, अर्थात एक तरीके से पाचन करने का मुख्य रूप से कार्य करते। आप घर पर जो जूस बनाते हैं देखना तो वह बिल्कुल साफ नहीं होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो बोतल में मार्केट में बन रहा है, बोतल में भरा हुआ जो जूस होता है आप देखना बिल्कुल साफ होगा, क्लीन होगा, वो क्लीन होगा। वह मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जा रहा है? एक तरीके से कहा जाए प्रोटीज और पैक्टिनेज ये डाइजेस्ट करने का कार्य कर रहे हैं। ये क्या कार्य कर रहे हैं? एक तरीके से यह डाइजेस्ट का कार्य करते हैं। काय का कार्य करते हैं? डाइजेस्ट का कार्य करते हैं, जिसके कारण इनकी साफ सफाई हो जाती है। तो विशेष ध्यान रखें, पैक्टिनेज जो एंजाइम है इसका प्रयोग देखिए कहीं ऑप्शंस में आ जाए प्रोटीज पैक्टिनेज में से कौन साफ सफाई करने का कार्य कर रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पैक्टिनेज यदि ऑप्शंस में दिया हुआ है तो आपको पैक्टिनेज ही लगाना है, पैक्टिनेज ही लगाना है। यह मुख्य रूप से साफ सफाई करने का कार्य करता है। क्या का कार्य करता है? साफ सफाई करने का मुख्य रूप से कार्य करता है। तो ये जो मतलब ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है मुख्य रूप से लाइपेज डिटर्जेंट में पाया जाता है, यानी कि कपड़ों पर पड़ने वाले दाग धब्बों को हटाने का कार्य करता है। प्रोटीज और पैक्टिनेज जो डाइजेस्ट के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात मार्केट में बेचने वाली जो जूस की बोतल है, फलों के जूस की बोतल है, वह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, जबकि घरों में बनाया जाता है वह इतना साफ सफाई वाला नहीं होता है। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है? तो एक चीज मुख्य रूप से ये हुई। दूसरा एक आपके में एंजाइम और दिया हुआ है, मुझे ध्यान आ रहा है, साइक्लोस्पोरिन ए। मैं इसको अलग पेन से लिखूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। साइक्लोस्पोरिन ए, यह ध्यान में रख लीजिए। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा मुख्य रूप से बनाया जाता है। पॉलीस्पोरम के द्वारा बनाया जाता है, जिसको सप्रेसेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी प्रतिरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्रतिरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा जो उपयोग मुख्य रूप से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय उपयोग किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है, किसी व्यक्ति की मुख्य रूप से क्या हो गई है? किडनी खराब हो गई है। अब उसको दूसरे व्यक्ति की किडनी देनी है। उसको क्या देनी है? दूसरे व्यक्ति की किडनी देनी है। तो वो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, वह कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, तो उस दौरान मुख्य रूप से उस दौरान इम्यूनोसप्रेसेंट
साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। क्या दिया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति जो डोनर है उसके द्वारा जो किडनी दी जा रही है वह रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये विषय ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे ढंग से ध्यान में रख लीजिए। क्लियर? एक चीज तो मुख्य रूप से आपको ये बताना है। फिर आपको जो बताना है, हाँ, आप क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम के बारे में भी मुख्य रूप से दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या? जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आते हैं तो उसकी जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी की मैं चर्चा यहां कर रहा हूं। कोरोनरी आर्टरी में यदि ब्लड क्लोट हो गया है, ब्लड क्लोट हो गया यानी कि ब्लड जम चुका है, तो जिसके कारण ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उस ब्लड को, थक्का को घोलने के लिए, मुख्य रूप से उस ब्लड के थक्का को घोलने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम दिया जाता है। कौन सा एंजाइम दिया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम दिया जाता है। यह मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो लिख दूं क्या? तो लिखने के लिए मुख्य रूप से ये मिटालना पड़ेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से मैं स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्लॉट बूस्टर, क्या? क्लॉट मुख्य रूप से बूस्टर के रूप में कार्य करता है। अर्थात क्लॉट को घोलने के लिए, क्लॉट को घोलने के लिए, जैसे मुख्य रूप से व्यक्ति आता है, क्या हार्ट अटैक होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले इसको स्ट्रेप्टोकाइनेज ही देने को कहता है। इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का निर्माण जो किया जाता है वह है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। जैसे सपोज दैट कि ये क्या है? हार्ट है। ये क्या है? हार्ट है। हार्ट की वॉल को मुख्य रूप से ये क्या जा रही है? ब्लड वेसल्स जा रही है। हार्ट की वॉल को मुख्य रूप से क्या जाती है? ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल, तो इस ब्लड वेसल्स में मुख्य रूप से सपोज दैट कि ये ब्लड क्लोट हो गया। ये क्या हो गया? ब्लड क्लोट हो गया। मैं ये, चलिए, ये ब्लड वेसल्स है। कौन सी वाली है? कोरोनरी। कौन सी वाली है? ये कोरोनरी है। यहां मुख्य रूप से क्या हो गया? ब्लड क्लोट हो गया, यानी ये थक्का जम गया। ये लीजिए, ये थक्का, अब ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है हार्ट के लिए, ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है हार्ट के लिए, तो स्वाभाविक है उसी कंडीशन में हार्ट अटैक आ जाता है, यानी कि ब्लड का फ्लो हार्ट के लिए नहीं हो पा रहा है तो हार्ट काम नहीं करेगा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और यह घटना हार्ट अटैक कहलाती है, हार्ट अटैक के माध्यम से हुआ। तो इस दौरान मुख्य रूप से क्या होगा कि ये कंडीशन में जब डॉक्टर के पास पहुंचता है, यदि डेथ नहीं हुई है, तो मुख्य रूप से डॉक्टर सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम देने के लिए नर्स को बोलेगा, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम लगाया जाएगा। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इस प्लेस पर पहुंचेगा तो यह मुख्य रूप से क्या करेगा? इसके रक्त के थक्के को घोलने का कार्य करता है। ये घोल दिया, तो जिसके कारण मुख्य रूप से धीरे धीरे आपकी ब्लड की सप्लाई हार्ट को फिर से होने लगती है, और ट्रीटमेंट जो कराना है वो डॉक्टर चलाता रहेगा। तो ये विषय ध्यान रखना, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, ये और क्लोट बूस्टर के रूप में कार्य करता है। तो ये अब आप एक चीज मुख्य रूप से ये क्या कंप्लीट हुआ? ये आपका एंजाइम कंप्लीट हुआ। ये क्या कंप्लीट हुआ? एंजाइम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते बीवरेज, मतलब दारू। किस पर चर्चा होगी? दारू। हाँ, यहाँ एक मैं स्टीरॉइड पर भी चर्चा कर दूं आपसे। मैं यहाँ थोड़ा कहना चाहूंगा, आपके एनसीईआरटी बुक में जरूर नहीं दिया है कि स्टीरॉइड, लेकिन स्टीरॉइड्स भी मुख्य रूप से आपके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आज माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं। विभिन्न केमिकल्स पर माइक्रोब्स की क्रिया के माध्यम से, विभिन्न केमिकल्स पर माइक्रोब्स की क्रिया के द्वारा स्टीरॉइड को आज तैयार किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए, क्या कोलेस्ट्रॉल मान लीजिए, या फिर कहा जाए आपके फीमेल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इनको मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज में बनाया जा रहा है। मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी मुख्य रूप से बनाया जा रहा है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इसको लिख लीजिए आप, चलिए लिख लीजिए। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वह राइजोपस नाइग्रिकेंस से बनाया जा रहा है। आज मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वह किससे बनाया जा रहा है? फीमेल हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन नाम लिख लीजिए, जिसका मुख्य रूप से सीधे सीधे
आपका जो है वह राइजोपस नाइग्रिकेंस के द्वारा मुख्य रूप से बनाया जा रहा है। ये जो स्टीरॉयड है, ये स्टीरॉयड है जो बूस्टर के रूप में कार्य करते, स्फूर्ति ला देते, स्फूर्ति लाने का कार्य करते। आज आपने देखा होगा कि ये जो धावक होते, क्रिकेट खिलाड़ी होते, तो कई बार मुख्य रूप से स्टीरॉयड के इंजेक्शन ले लिए जाते, जिसके कारण ये तेजी से दौड़ने लगते हैं। तो वो जो स्टीरॉयड के इंजेक्शन जो लिए जा रहे हैं, जो इंडस्ट्री में बनाए जा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मुख्य रूप से बनाए जा रहे हैं, ये बात है कि अवैध है वो, क्योंकि मतलब आप नेचुरल कंडीशन में दौड़ रहे हैं, आप उस स्टीरॉयड के कारण मुख्य रूप से दौड़ रहे हैं, उस स्टीरॉयड के कारण दौड़ रहे हैं। तो इन स्टीरॉयड्स जो स्टीरॉयड्स जो रहते हैं, इन स्टीरॉयड्स का उपयोग कब किया जाता है? हार्मोन के असंतुलन के दौरान। लिख लें आप लोग, स्टीरॉयड्स का उपयोग जो किया जाता है, जैसे मेल हार्मोन की प्रॉब्लम हो गई टेस्टोस्टेरोन की, तो उस दौरान मुख्य रूप से ये जो टेस्टोस्टेरोन बनाया गया है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में स्टीरॉयड्स के माध्यम से, तो वहां उसका उपयोग किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है मुख्य रूप से आज क्या बोल देते हैं, ये गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में, परिवार नियोजन के रूप में मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जा रहा है। क्या परिवार नियोजन के रूप में इन स्टीरॉयड्स का उपयोग किया जा रहा है? गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जा रहा है। तो ये स्टीरॉयड भी मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में आज माइक्रोब्स के माध्यम से विभिन्न केमिकल्स की क्रिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ये चीज आपको करना है। फिर अब जो चर्चा होगी वह दारू पर चर्चा होगी। किस पर चर्चा होगी? दारू पर चर्चा होगी। तो इसको ले लीजिए फोटो, तो फिर करते दारू पर। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल राइज होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको घटाने के लिए, उसको कम करने के लिए मुख्य रूप से क्या दिया जाता है? उसको कम करने के लिए क्या दिया जाता है? डॉक्टर्स के माध्यम से मोनास्कस एक परप्यूरियस फंगस है, क्या लिख लीजिए, फंगस है, क्या मोनास्कस परप्यूरस फंगस है। इसके द्वारा स्टेन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया है, स्टेन बनाए जाते हैं। इन स्टेन का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, विशेष तौर पर एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेन बनाए जा रहे हैं, आज कॉमर्शियल रूप से बनाए जा रहे हैं मार्केट में, जिनको मोनास्कस परप्यूरस नामक फंगस के द्वारा इनको डेवलप किया जा रहा है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आज आप और हम लोग चर्चा करते हैं, वह चर्चा होती है फर्मेंटेड बीवरेज पर, मतलब दारू पर। सीधे सीधे मैं कह दूं, दारू क्या होती है? देखिए, दारू को आज माइक्रोब्स के द्वारा बनाया जा रहा है, ग्रेप्स के द्वारा, गेहूं के द्वारा, या कोई बरले के द्वारा मुख्य रूप से इनको तैयार किया जा रहा है। फर्मेंटेड बीवरेज कहा जाता है दारू को। दारू, चलिए बना रहे, नहीं दारू, दारू को क्या कहा जा रहा है? फर्मेंटेड बीवरेज कहा जाता है। ये मुख्य रूप से फर्मेंटेड बेवरेज से तात्पर्य है कि इनको आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनाया जा रहा है, जहां बनाया जा रहा है बहुत लार्ज वेसल्स होती हैं। क्या? बहुत लार्ज वेसल्स होती है इस प्रकार की, इन लार्ज वेसल्स में बनाया जाता है। तो इन लार्ज वेसल्स को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? लार्ज वेसल्स को फर्मेंटर्स कहा जाता है। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक्स में दिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल मैं डायग्राम देखिए बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो डायग्राम बने हुए, ये आपके बिल्कुल सीधे सीधे फर्मेंटर्स के बने दिखाई दे रहे हैं एक इंडस्ट्रीज में, जहां मुख्य रूप से बेवरेज वगैरह बनाए जाते हैं। क्या देख रहे हैं आप? क्लियर देख लीजिए, फर्मेंटर्स कहा जा रहा है इनको, फर्मेंटर्स के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर? इस प्रकार के फर्मेंटर्स में मुख्य रूप से इनको, दारू को बनाया जाता है। तो दारू को कैसे, किसके माध्यम से बनाया जा रहा है? दारू को किसके माध्यम से बनाया जा रहा है? देखिए, व्हीट, ग्रेप्स और कोई बरले, ठीक है।
इन तीनों के माध्यम से मुख्य रूप से आज दारू को बनाया जा रहा है। जैसे सपोज दैट इनकी ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज का क्या कराया गया, फर्मेंटेशन कराया गया। क्या कराया गया, फर्मेंटेशन कराया गया। तो फर्मेंटेशन के फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या प्राप्त होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। फर्मेंटेशन के दौरान मुख्य रूप से क्या प्राप्त होगा, C2H5OH प्लस CO2। तो ये क्या है, मुख्य रूप से एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है। ये क्या है, एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल है। क्लियर। तो यही मुख्य रूप से क्या होती है, एक दारू होती है। दारू मुख्य रूप से जो बनाई जा रही है वह किसके द्वारा बनाई जा रही है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा। किसके द्वारा, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा बनाई जा रही है, जिसको ब्रीवर्स कहा जाता है। जिसको क्या कहा जा रहा है, ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एथिल अल्कोहल जो बनते हैं, ये मुख्य रूप से ये जो दारू या बनती है, ये दो प्रकार से बनती है, दो प्रकार से होती है। एक तो डिस्टिल्ड, लिख दूं, डिस्टिलेशन से बनाई जा रही है। जो रम होती है, रम, ब्रांडी, विस्की, ये मुख्य रूप से इसमें क्या है, ये जो डिस्टिलेशन से बनाई जाती है वो क्या करते हैं, टू इंक्रीज एल्कोहल, ठीक है। तो एक ये होती है। दूसरा मुख्य रूप से अनडिस्टिल्ड से बनाई जा रही है। अनडिस्टिल्ड जो दारू होती है, इसमें मुख्य रूप से क्या आ जाती है, बियर आ जाती है। क्या आ जाती है, बियर और वाइन। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि बियर और जो वाइन होती है, इसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। तो यह भी मुख्य रूप से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बनाई जाती है। जिस जगह मुख्य रूप से इनके पात्रों का उपयोग किया जाता है, उन पात्रों को फर्मेंटर्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह फर्मेंटेशन की क्रिया के फलस्वरूप बनाए जा रहे हैं। तो अभी मेरे द्वारा जो चित्र किताब के दिखाए गए थे आपको, तो वह फर्मेंटर्स हैं, वहां मुख्य रूप से इनको तैयार किया जा रहा है। तो ये आप एक चीज और कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज वाला पोर्शन जो है वह समाप्त होता है। क्या, जो आपका मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत इंडस्ट्रीज बताई गई, उस इंडस्ट्रीज में मुख्य रूप से ये आपकी इतनी सारी चीजों को बनाया जा रहा है। क्लियर। तो इसको और ले लीजिए।